बच्चों नमस्कार। आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस नंबर जो है 75 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिए थे। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तथा बच्चों, ये जो हमारे प्रश्न हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, विधिवत ढंग से पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो बच्चों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है। तो बच्चों, जो ऑप्शन दिया गया है क्या है, ऑप्शन में नाइट्रोजन है, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, दूसरा। जो क्लोरीन होता है वह एक रंगहीन व गंधहीन गैस नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्लोरीन है क्या। तो बच्चों, यह जो क्लोरीन है वो हरे पीले रंग की, ध्यान से हमारी बातों को सुनना, क्या है, हरे पीले रंग की एक तीखी तथा दम घोटने वाली गैस होती है। तथा इस गैस के हरे पीले रंग के कारण इसका नाम क्या पड़ा, क्लोरीन पड़ा। क्या पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरीन पड़ा। तो जो क्लोरीन शब्द है क्या है, क्लोरीन शब्द है वह ग्रीक भाषा के क्लोरोस, किससे, क्लोरोस से निकला है। अब यहाँ पे क्लोरोस का अर्थ क्या है हम इसको भी जान लेते हैं। तो बच्चों, जो क्लोरोस का अर्थ है वह होता है ग्रीनिश येलो रंग। ठीक है। अब वो क्लोरीन का प्रयोग किस में किया जाता है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, जो क्लोरीन होता है इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, किसमें, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पीने के पानी को प्यूरिफाई करने में, कीटनाशक के रूप में तथा मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। ठीक है। अब हमारा बच्चों दूसरा जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो बच्चों, जो यह ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग है यह हड्डी से संबंधित है। ठीक है, हड्डी, यह एक जो ऑप्शन दिया गया पहला क्या हो जाएगा, हड्डी, दूसरा है हृदय, तीसरा है फेफड़ा और चौथा क्या है, गुर्दा। तो बच्चों, हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए का जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये है क्या, यह एक हड्डी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, हड्डी रोग होता है जिसमें फ्रैक्चरल खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में BMD, क्या बच्चों, BMD यानी बोन मिनरस, क्या हो जाएगा भैया, बोन मिनरस डाई डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से, उसके बाद क्या, थोड़ा सा गैप दिया गया है, उसके बाद क्या है, प्राप्त करती है। तो जो एक गतिशील वस्तु है वह अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा विकल्प दिया गया है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और क्या है, ताप ऊर्जा। तो बच्चों, जो ऑप्शन सही है वो पहला ऑप्शन सही है, क्या है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है,
बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य किससे है? बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन से है या फिर शरीर में रसायनों की तकनीकी अध्ययन से है? तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक प्रक्रियाओं में, यहाँ पे सब्जियों लिखा गया, वो सब्जियों ना होकर क्या हो जाएगा? सजियों। तो बच्चों इसको सही कर लेना, ये क्या हो जाएगा? सजियों। ठीक है, सजियों का उपयोग। और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है? मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का जो तात्पर्य है वो किससे है? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजियों का उपयोग, सब्जियों नहीं, सजियों। ओके, सजियों का उपयोग। तो बच्चों ये बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। तो क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आणविक विज्ञान, कौन सा विज्ञान? आणविक विज्ञान, ऊतक संवर्धन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा प्लांट्स पैथोलॉजी आदि भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है? गोल्जी बॉडी, केंद्रक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी कि जो हमारा चौथा विकल्प है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग होता है। क्या होता है? कोशिकांग होता है, जो कि कोशिका श्वसन, किसमें मेरे प्यारे बच्चों? कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चों कोशिका में श्वसन की क्रिया का जो कार्य स्थल होता है, क्या होता है? कार्य स्थल होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो जो बच्चों श्वसन होता है, क्या? श्वसन, वह एक प्रकार का कैटाबॉलिक क्रिया होती है। क्या होती है? कैटाबॉलिक क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न और भी बनता है, वो क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न ये बनता है, सबसे छोटी कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग? सबसे छोटी कोशिकांग, वो क्या होता है? राइबोसोम। तथा जो सबसे बड़ी कोशिकांग होती है वो क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक को कहा जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या जाना कि सबसे छोटी कोशिकांग क्या होती है? राइबोसोम होती है, तथा जो सबसे बड़ी कोशिकांग होती है वो क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे क्या करना? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत क्या है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत क्या है? ठीक है, क्लोरोफिल है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हमारा लास्ट का विकल्प है वो क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? जल होता है। इसे हम कैसे लिखते हैं? इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आकाश और समुद्र के नीलिमा यानी कि ब्लूनेस को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता
है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा साइनोमीटर, अर्थात हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साइनोमीटर जो होता है वह किससे, सियान प्लस मीटर, सियान प्लस मीटर के योग से क्या होता है बच्चों, बना होता है। अब यहाँ पे सियान का अर्थ क्या है इसको देख लेते हैं। जो सियान का अर्थ होता है भैया, उसका अर्थ होता है क्या, नीला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस के अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया गया एल्यूमिनियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है मैग्नीशियम। बच्चों ये सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कह क्या रहा है क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस की अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पहले पता होना चाहिए कि जो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 15। कितना होता है बच्चों, 15 होता है। एल्यूमिनियम का 13 होता है। ठीक है, सिलिकॉन का 14 होता है और उसके बाद क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 12। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, जो फास्फोरस है, मतलब जो फास्फोरस है उसके अपेक्षाकृत किसका परमाणु क्रमांक इन चारों में से ज़्यादा है। तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, क्लोरीन, क्योंकि अभी हमने बताया कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, ठीक है, क्लोरीन का 17 होता है और मैग्नीशियम का क्या होता है, 12। तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन जो होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एल्युमिनियम को हम लोग किससे लिखते हैं, Al से लिखते हैं, सिलिकॉन को I से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं और मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं, Mg से। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है उसकी ओर देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेत के माध्यम से निकलती है। तो बच्चों ऐसे कौन सी गैस होती है जो धान के खेत के माध्यम से निकलती है, किसके माध्यम से, धान के खेत के माध्यम से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और जो चौथा है वो सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों जो ऑप्शन सही होगा वो पहला क्या, मीथेन, CH4। मीथेन गैस होती है जो धान के खेत के माध्यम से निकलती है। मीथेन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मीथेन होता है वह गंधहीन तथा क्या बच्चों, गंधहीन तथा रंगहीन गैस होती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है तथा मीथेन गैस को मार्स गैस या दलदली गैस भी कहा जाता है। किसे दलदली गैस कहा जाता है बच्चों, मीथेन को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। तो बच्चों हम पारा का जो न्यूनतम हिमांक होता है वो है तीसरा, -39 डिग्री सेल्सियस। अतः हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो बच्चों जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो जर्मन सिल्वर होता है वह एक क्या होता है, मिश्र धातु होता है। तो बच्चों जो जर्मन सिल्वर है वो क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में बच्चों कॉपर, उसके बाद जिंक तथा निकेल आदि मिला होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तथा बच्चों जो जर्मन को हम लोग
और भी क्या कहते हैं ये भी देखते हैं। जर्मन सिल्वर को हम लोग क्या कहते हैं, निकिल सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निकिल सिल्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग मूर्ति, मॉडल आदि बनाने में किया जाता है। तो बच्चों जो जर्मन सिल्वर को हम लोग और भी क्या कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर को नई चांदी, किससे, नई चांदी, निकिल पीतल के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों अगर कहा जाए कि इसे निकिल चांदी क्यों कहा जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो जर्मन सिल्वर होता है उसे हम लोग निकिल चांदी क्यों कहते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, निकिल चांदी हम लोग इसे क्यों कहते हैं। तो बच्चों हम लोग इसे निकिल चांदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चांदी के जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा दिखाई देता है, चांदी के जैसा दिखाई देता है। इसके नाम से जर्मन क्यों पड़ा, इसके नाम से जर्मन इसलिए पड़ा क्योंकि 19वीं शताब्दी, कब बच्चों, 19वीं शताब्दी में इसका विकास जर्मन धातु कर्मियों द्वारा किया गया था। तो ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से रंगहीन हो जाता है। एल्यूमिनियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भैया पीतल होता है वह किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से रंगहीन हो जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2S होता है। जो H2S है यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। यह रंगहीन गैस होती है। इसमें से सड़े अंडे जैसे क्या आती है, दुर्गंध आती है। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, कहने का मतलब जो H2S है, वायु में यह नीली ज्वाला के साथ जलता है। ध्यान से सुनना हमारी बातों को, नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, पीतल के बारे में बात करते हैं तो यह तांबा तथा, अगर हम बच्चों लोग पीतल के बारे में बात करते हैं तो क्या है, तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु होता है। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो पहला होगा, क्या, BCG। ठीक है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध BCG इंजेक्शन मुख्यतः वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब BCG क्या है इसको देखते हैं। BCG का जो टीका होता है वो टीबी की रोकथाम, किसकी रोकथाम, टीबी एक बीमारी होता है, टीबी एक रोग होता है, उसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो BCG का टीके अब हम लोग किससे बारे में जानते हैं बच्चों, BCG का टीके का जो चिकित्सीय रूप से पहली बार सन 1921 में इसका इस्तेमाल किया गया था। कितने में बच्चों, 1921 में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। पपीता, गाजर, आंवला, स्ट्रॉबेरी। तो बच्चों यहाँ पे जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है गाजर, यह सबसे उत्तम स्रोत होता है विटामिन ए का। ठीक है, अब जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है बच्चों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए को हम लोग और भी क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो बच्चों जो विटामिन ए होता है इसे हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन तथा रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता
है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या जाना, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन तथा रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। तथा विटामिन ए की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है, वो होता है रतौंधी। ठीक है, तथा इसे हम लोग निक्टोपोलिया भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा प्रश्न था वो क्या था, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, वो हो जाएगा गाजर। ठीक है, इसके अलावा भी और भी स्रोत होते हैं, वो क्या होता है, आम, पालक, दूध, अंडा पीतक, मछली इत्यादि। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, अब इसको देख लेते हैं। तो बच्चों जो हमारा आज ये जो प्रश्न दिया गया है वो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। वो क्या है, चाक का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो चाक का रासायनिक नाम होता है वो क्या होगा, पहला ऑप्शन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो होता है CaCO3। ठीक है, इसका इस्तेमाल अम्लरोधी के रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका निर्माण हम लोग कब करते हैं, अम्लरोधी के रूप में किया जाता, अम्लरोधी के रूप में किया जाता है। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए ना भूलें। धन्यवाद।